नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका नरेंद्र दानचार्य निशुल्क क्लासेस में। तो उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और बढ़िया तरीके से लाइव आ चुके होंगे। अरे ये तार वाली बड़ी समस्या है। चलिए, तो सब कुछ ठीक चल रहा है। आज तो पीपीटी का और शर्ट का कलर भी एक जैसा है, बढ़िया लग रहा है क्या सर? हाँ, तो आपका वेट थोड़ी करूंगा कि आप तारीफ करोगे तो ही मैं अपनी तारीफ करूंगा ना। मैं तो अपनी पीठ भी खुद थपथपा लेता हूँ। चलिए, हास्य की बातें हैं, तो मैं पेन ले लेता हूँ। तो हम जो है वो कर रहे थे क्रिया टॉपिक। कौन सा टॉपिक कर रहे थे? क्रिया टॉपिक कर रहे थे। और क्रिया टॉपिक जो है वो अपने आप में हाँ जी, तो वो अपने आप में बहुत शानदार तरीके से हमने स्टार्टिंग की थी। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत से अच्छे कमेंट्स भी आए थे कि सर आपने क्रिया के जो धातु बताए हमें वो बहुत ही डीप तरीके से बताया और बहुत बढ़िया बताया। उन सभी अभ्यर्थियों का धन्यवाद। लेकिन उससे पहले दोस्तों फटाफट शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक, क्यों कल भी अच्छा आंकड़ा था। लेकिन मैं आपको एक बता दूं, आज ये क्लास, ये अंतिम ऐसी क्लास है जो YouTube से डिलीट नहीं की जाएगी। अब कल से जो भी क्लास आएगी वो सभी क्लासेस जो होंगी वो यहां से डिलीट कर दी जाएगी। 1 घंटा लाइव चलेगी। अगर निशुल्क रहना है तो नियमित, अगर निशुल्क लेना है तो नियमित रहना पड़ेगा। क्लियर बात है? तो आज की इस क्लास को डिलीट नहीं किया जाएगा और कल से जो क्लास आएगी वो 10 बजते ही वो क्लास वहां से हटा दी जाएगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि नियमित आए और अपने साथी, जो जितने भी साथी हैं, उन सबको बोलें कि अगर निशुल्क पढ़ना है तो लाइव पढ़ना पड़ेगा। रही बात जिन्होंने टेस्ट सीरीज खरीदी है, जो कोर्स क्लासेज और जो सारी चीजें खरीदी है ना, तो जिन्होंने कोर्स मतलब ये क्लासेज प्लस टेस्ट सीरीज प्लस नोट्स खरीदा है एक साथ में, जिन्होंने पे किया है होली पर छूट के अंदर, मैं उनको बता दूं अभी तक कुछ भी अपलोड नहीं हुआ है, तो वो घबराए नहीं। आज मैंने शेड्यूल तैयार किया है, जो आपकी टेस्ट सीरीज होगी उसका शेड्यूल तैयार किया है। और ये क्लासेस जो हैं वो आजकल में बैठ के सारी अपलोड हो जाएगी वहां वहीं पर। और इसके अलावा नोट्स में टाइप हो चुका है नोट्स, ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा सा करेक्शन करना बाकी है। तो वो नोट्स प्लस ये पीपीटी जो आप देख पा रहे हैं, ये पीपीटी दोनों ही वहां पर अपलोड कर दी जाएगी। आपको जितना कुछ दे सकते हैं वो सारा दिया जाएगा, लेकिन अभी 1-2 दिन में अपलोड नहीं हुई है, तो 1-2 दिन और लग जाएंगे। दूसरी सूचना, कई बार बहुत इमरजेंसी काम आ जाता है, इस कारण से क्लास हो सकता है अचानक से हमें क्लास नहीं आएगी, तो उसकी सूचना केवल और केवल इस टेलीग्राम चैनल पर दी जाएगी। इसलिए टेलीग्राम चैनल जरूर जरूर ज्वाइन करें। हाँ, कमेंट आ रहे हैं, अरे सर क्लास शुरू कर दो ना। बिल्कुल क्लास में शुरू कर रहा हूं भाई मेरे, लेकिन बहुत अर्जेंट काम है। ये क्लासेस सेकंड ग्रेड वगैरह सबके लिए, व्याकरण के लिए, सब जो भी व्याकरण जिस भी पेपर में आती है उन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश की क्लासेस कल शाम 7 बजे से अपलोड हो जाएगी। इंग्लिश और 7-8 बजे गणित की और इंग्लिश की 7 बजे और 8 बजे टाइम रखा गया है। क्लियर बात है? अब चलते हैं हम। तो कल हमने जो है ये पढ़ा था, समिश्र धातु क्या होता है, नाम धातु क्या होता है, सामान्य धातु, व्युत्पन्न धातु क्या होता है, ये सब पढ़ा था। और अनुकरणात्मक धातु तक पढ़ लिया था। उसके बाद में हमने यहां पर कुछ मैंने आपको प्रश्न दिए थे, और वो प्रश्न आपने हल किए होंगे। मैंने कुछ वाक्य आपको लिखाए थे, आपको याद होगा। लिखाए थे कि नहीं लिखाए थे? ये रे, जैसे एक वाक्य मैंने लिखाया था, आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं। आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं। तो इसमें आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कि सबसे पहले आपको वाक्य में क्रिया ढूंढनी है। तो इस वाक्य में क्रिया क्या है? उड़ रहे हैं। और उड़ने का काम कौन कर रहे हैं? पक्षी। पहले फॉर्मूला लिखता हूं। अच्छा, ये तो मैंने करवा दिए थे सारे, इससे आगे लेते हैं। हाँ जी, पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। सबसे पहले आप वाक्य में क्या ढूंढोगे? क्रिया ढूंढोगे। दूसरे नंबर पे आप वाक्य में क्या ढूंढोगे? क्रिया को करने वाला। और फिर दोनों के बीच में क्या लगा दोगे?
क्या लगा दोगे। क्लियर बात है। तो अब आप देखोगे पहला वाक्य ये था कि मेले में खिलौने देखकर बच्चों का जी ललचाता है। यह वाक्य था। हमें नियम से चलना है। हम सब जानते हैं कि आप चाहे कितने विद्वान और विदुषियां मेरे सामने बैठे होंगे, लेकिन आप सभी का अभिनंदन करने के अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकता। और अभिनंदन के बाद आपको एक ज्ञान की बात बता दूं कि आप चाहे कितने विद्वान हो, कितने विदुषी हो, किंतु आप ट्रैक नहीं छोड़ोगे। अभी तक भी एक क्रिया टॉपिक है जो लोगों को समझ नहीं आता है। कारण वो ज्यादा होशियारी करते हैं, ज्यादा जल्दबाजी में आंसर देने का प्रयास करते हैं। जैसे सबसे पहले आप वाक्य में क्रिया ढूंढोगे। इस वाक्य में क्रिया क्या है? इस वाक्य में क्रिया जो भी है, पहले आप फटाफट बताओ उसमें अकर्मक है या सकर्मक है। तो आधे उत्तर आ रहे हैं अकर्मक के, आधे आ रहे हैं सकर्मक के। देखिए इस वाक्य में क्रिया है ललचाना। क्रिया क्या है? ललचाना। अच्छा, ललचाने का काम कौन कर रहा है? ललचाने का काम कर रहा है जी। ललचाने का काम कर रहा है जी, यानी वाक्य में क्रिया है ललचाना और ललचाने का काम करने वाला कौन है? जी। इसका मतलब, और बीच में लगा दो क्या, तो प्रश्न बनेगा जी क्या ललचाता है। प्रश्न क्या बनेगा? जी क्या ललचाता है। तो उत्तर नहीं आएगा। उत्तर नहीं आएगा तभी इसमें अकर्मक क्रिया होगी। जिसके समझ नहीं आ रहा वो पहले वाली क्लास जरूर देखें। ठीक है, तो इसका प्रश्न बनेगा जी क्या ललचाता, उत्तर नहीं आएगा तो इसमें अकर्मक क्रिया होगी। क्लियर बात है। अब जिसने प्रश्न यूं बना लिए कि मेले में क्या देखकर बच्चों का जी ललचाता है, वो गलत है, गलत है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहां मैंने फॉर्मूला बताया, वाक्य में क्रिया ढूंढनी है और क्रिया को करने वाला। तो ये मेले में क्या देखकर खिलौने, किसने कहा आपको अधिकरण तत्पुरुष को प्रश्न में शामिल करने के लिए? मेले में क्या देखकर किसने कहा पूर्वकालिक क्रिया को शामिल करने के लिए? नहीं कहा ना, तो फिर क्यों यहां पे बच्चों का जी यानी होता है मन। बच्चों का मन ललचाता है। बच्चों का तो मन से संबंध है, का संबंध कारक है यहां पर। तो प्रश्न बनेगा जी क्या ललचाता, उत्तर नहीं आएगा, अकर्मक क्रिया है। तो ये सही है या नहीं है वो आप देख लीजिए। दूसरा प्रश्न था उसका हाथ दर्द करने, एक पहले ये लिख देता हूं, उसका सिर खुजलाता है। और एक वाक्य था वह अपना सिर खुजलाता है। वह अपना सिर खुजलाता है। वह अपना सिर खुजलाता है। अब आप एक बात ध्यान से देखेंगे। देखो दो वाक्य है, इसमें एक में अकर्मक है, एक में सकर्मक है। यहां क्रिया क्या है? खुजलाता है। और खुजलाने का काम कौन कर रहा है? सिर। किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि प्रश्न ये बन रहा होगा उसका क्या खुजलाता है, तो उत्तर आ जाएगा सिर, है ना। तो 2.66 नंबर का सिर एग्जाम में खुजला जाएगा, ध्यान रखना। ये उसका सिर, ये क्या है? ये उसका सिर, ये का तो संबंध कारक हुआ ना। जैसे मैंने एक बात बताया, राम का भाई दौड़ता है। राम का भाई दौड़ता है। यहां दौड़ कौन रहा है? भाई दौड़ रहा है, क्योंकि राम का तो उससे संबंध है केवल और केवल। लेकिन दौड़ कौन रहा है? भाई दौड़ रहा है। सेम ऐसे ही, और मान लो राम की जगह लिख दूं उसका भाई दौड़ता है, तो अब वही बात हो गई ना भाई, उसका भाई, तो फिर भी दौड़ तो भाई रहा, उस तो सर्वनाम है। तो इसका मतलब उसका सिर खुजलाता है। उसका सिर खुजलाता है, इसका मतलब उसका तो सिर से संबंध है, लेकिन खुजलाने का काम कौन कर रहा है? सिर कर रहा है। तो क्रिया हमारे पास है खुजलाना, और खुजलाने का काम करने वाला है सिर, और बीच में लगा दिया क्या। तो प्रश्न बनेगा सिर क्या खुजलाता है, उत्तर नहीं आएगा, अकर्मक क्रिया है। लेकिन नेक्स्ट वाक्य में देखेंगे खुजलाता है। खुजलाने का काम कौन कर रहा है? खुजलाने का काम इस बार वह कर रहा है। इस बार वह कर रहा है। वह क्या खुजलाता है? उत्तर आएगा सिर। वह क्या खुजलाता है? उत्तर आएगा सिर। तब यहां पे तो है सकर्मक क्रिया और इसमें है अकर्मक क्रिया। जिसे अगर नहीं समझ आए ना तो वो कल की क्लास में मुझे जरूर बताएं, ताकि मैं इस चीज को रिपीट कर दूंगा। देखो कई बार आपको समझ नहीं आ रहा, इसका मतलब यह नहीं है कि मेरा समझाने का तरीका सही नहीं है, बल्कि आपका समझने का जो चीज मैं आपको देना चाहता हूं आप ले नहीं पा रहे। तो यह चीज होती है, इसलिए घबराएं बिल्कुल नहीं, घबराएं बिल्कुल नहीं। आप समझे, उसका सिर खुजलाता है, यहां पे कर्ता सिर है, और इस वाक्य में कर्ता जो है वो वह है। तो ये दोनों अकर्मक और सकर्मक के उदाहरण हैं। इसके बाद में हम देखेंगे और उदाहरण थे। अगला उदाहरण है कि
स्कूल में बच्चे शरारत करते हैं। अब सेम ये वैसा ही वाक्य है, देखो स्कूल में बच्चे शरारत करते हैं, शरारत करते हैं। स्कूल में बच्चे शरारत करते हैं, क्रिया क्या है? शरारत करना। और शरारत करने का काम कौन कर रहे हैं? बच्चे। तो बच्चे क्या शरारत करते हैं? उत्तर नहीं आएगा, उत्तर नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसमें अकर्मक क्रिया है। अब हमारे आदरणीय जो अभ्यर्थी है उन्होंने क्या किया, प्रश्न कैसे बनाया कि बच्चे क्या करते हैं? बच्चे शरारत करते हैं, और एलो सा सकर्मक क्रिया होगी, होगी सकर्मक क्रिया। प्रश्न गलत बनाओगे तो उत्तर गलत आएगा। आप इसमें शरारत करना पूरी क्रिया है। पूरी क्रिया कैसे है? पूरी क्रिया कैसे, ये देखिए। जैसे ना, ये समिश्र धातु है, नाम से कभी क्रिया नहीं बनती। नाम के अगर ना लगा तो नाम ना नहीं बनेगी। जैसे जैसे मान लो हत्याना शब्द नहीं बनेगी। तो इनके साथ में करना या होना या खाना देना जाना लगा दी जाती है। तो शरारत करना अपने आप में पूरी क्रिया है। जैसे दर्शनाना क्रिया नहीं बनती, तो दर्शन देना है ना। इसी तरह से उसमें यह क्रिया। तो बात समझें, बच्चे शरारत क्या करते हैं? उत्तर नहीं आएगा, अकर्मक क्रिया होगी। अगला है विद्यालय से लड़के का जी घबराता है। सेम वैसा ही वाक्य आ गया, सेम वैसा ही वाक्य क्या आ गया, देखो विद्यालय लड़के का जी घबराता है। अब क्रिया क्या है? क्रिया है घबराना, और घबराने का काम कौन कर रहा है? जी। तो प्रश्न बनेगा जी क्या घबराता है? उत्तर नहीं आएगा, अकर्मक क्रिया है। क्लियर बात है। इसके बाद दोस्तों मैंने बहुत बढ़िया उदाहरण लिखाए थे दो, कई बार हम भूल जाते हैं। जंगल में लकड़ी लकड़ी कट रही है। अब देखो यहां पर ऐसा थोड़ी होगा लकड़ी क्या रही है, तो लकड़ी कट रही है। कट रही है ये पूरी क्रिया है, ठीक है। और यहां जंगल में लकड़ी कट रही है, और एक वाक्य मैंने लिखाया था जंगल में लकड़ी काटी गई। जंगल में लकड़ी काटी गई, दो वाक्य। देखो यहां क्रिया क्या है? कट रही है, और कटने का काम कौन कर रही है? लकड़ी कर रही है। यानी वाक्य में कर्ता क्या है? लकड़ी है। अब जिन्होंने यह प्रश्न बना लिया कि जंगल में क्या कट रही है, तो जंगल में लकड़ी कट रही है, उत्तर आएगा। अकर्मक, आप सकर्मक कर दोगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां तो अधिकरण कारक है, और जो क्रिया को करने वाला होता है वो वाक्य का कर्ता ही तो होता है। यानी यहां कटने का काम कौन कर रहा है? यहां कटने का काम, लकड़ी तो कट रही है ना। कैसे लकड़ी कट रही है तो कोई ना कोई तो काट रहा है। अरे तो क्रिया का करना या होना, ये अपने आप लकड़ी कट रही है, ये अपने आप लकड़ी कट रही है, तो क्रिया अपने आप स्वतः हो रही है ना। तो मान लो भाई, एक बार मान लो कि हो रही है, भाई काट तो कोई रहा है, हो सकता है कोई जरूर थोड़ी काट रहा है, अपने आप ही कट रही हो। कि सर अपने आप कोई भूत काट रहा है क्या? अरे बारिश हो रही है तो कोई ना कोई तो कर ही रहा है, कि कौन करेंगे? बादल कर रहे हैं। तो ये कुतर्क है। लकड़ी यहां वाक्य में करता क्या है? लकड़ी। तो लकड़ी क्या कट रही है? उत्तर नहीं आएगा। तो यहां पे क्या होगा? अकर्मक क्रिया होगी। लेकिन इस वाक्य को देखें, जंगल में लकड़ी काटी गई। अब यहां पर काटने वाला गायब है। कटना और काटना, मैं देखो फोन गिर रहा है, फोन गिर रहा है, यहां पे गिरने का काम कौन कर रहा है? फोन। और फोन गिराया गया। अब फोन गिरा नहीं है, फोन को किसी के द्वारा गिराया गया है। दोनों वाक्य। पंखा चल रहा है और पंखा चलाया गया। चल रहा है मतलब कर्ता कौन है? पंखा खुद है। और पंखा चलाया गया, राम द्वारा पंखा चलाया गया। तो वाक्य अलग है ना। तो यहां पे कट नहीं, काटी गई। तो काटने का काम कौन कर रहा है भाई? गायब है, कर्ता है ही नहीं, कर्ता है ही नहीं। इसका मतलब मान लो कर्ता अदृश्य है, तो ऐसी कंडीशन पे क्या करें? जब हमें क्रिया तो मिल जाती है, लेकिन क्रिया को करने वाला जो करता है वो नहीं, वो हमें मिलता नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, आप क्रिया मिल गई ना, उसके आगे क्या लगा दो और सीधा प्रश्न बना लो। क्या काटी गई? तो उत्तर आएगा लकड़ी काटी गई, उत्तर आएगा लकड़ी काटी गई। तो ये सकर्मक है और ऊपर वाला अकर्मक है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। आगे भी मैं चर्चा करूंगा अभी तक, ठीक है। उसके बाद देखते हैं और कौन सा वाक्य था। मेले में बहुत लड्डू बांटे गए, ये वाक्य था एक, मैं लिख देता हूं।
मेले में लड्डू बांटे गए, क्रिया क्या है? बांटे गए। लेकिन बांटने का काम कौन कर रहा है? गायब है ना। देखो, मेले में लड्डू बंट रहे हैं, मेले में लड्डू बंट रहे हैं, तो यहां पे तो बंटने का काम लड्डू खुद कर रहे हैं, अकर्मक क्रिया है। लेकिन यहां लड्डू बांटे गए, देखो एक इसमें चीज होती है, कटना और काटना, ये अकर्मक होती है, सकर्मक होती है, ठीक है। जैसे, और जैसे उड़ना, ये अकर्मक है, और उड़ाना ये सकर्मक हो जाती है, और उड़वाना ये भी सकर्मक है, ठीक है। तो ये उड़ाना रूप क्या है? उड़ाना ये प्रथम प्रेरणार्थक कहलाता है, जो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो ये सकर्मक क्रिया है। तो कटना अकर्मक है, लेकिन काटना क्या है? सकर्मक है। तो मेले में लड्डू बांटे गए, तो सीधा अगर हम एक बांटने वाला गायब है, यानी कर्ता मिल ही नहीं रहा है वाक्य में, तो कोई दिक्कत नहीं। क्या बांटे गए? उत्तर आ जाएगा लड्डू बांटे गए। इसका मतलब ये सकर्मक है। और क्या बंट रहे हैं? लड्डू बंट रहे हैं। नहीं, लड्डू क्या बंट रहे हैं? उत्तर नहीं आएगा, क्योंकि यह अकर्मक क्रिया है। तो यहां इसमें अकर्मक है, इसमें सकर्मक है। तो घबराए नहीं। देखो, कई बार समझ में आता है, कई बार थोड़ा सा लेट समझ आता है। मैं डेली आपको जो 3-4 क्लासेस जब तक क्रिया चलेगी, तब तक 5-5 वाक्यों की प्रैक्टिस करवाता रहूंगा। तो एक क्लास से मूल्यांकन न करें कि नहीं सर ये हमें समझ नहीं आई वगैरह, नहीं आई। थोड़ा सा धैर्य से, अभी तक तो क्रिया शुरुआत हुई है, तो थोड़ा धैर्य से पढ़े। कोई बात नहीं, हम एक आध क्लास ज्यादा ले लेंगे, ठीक है। हाँ, आगे चलते हैं। अच्छा, और कोई रह गया क्या? विजय के बाद ध्वजा आसमान चूम रही थी, तो ध्वजा आसमान चूम रही थी। अब क्रिया क्या है? चूम रही थी। ध्वजा क्या चूम रही थी? आसमान, आसमान को चूम रही थी। तो ये एकदम सही सेट बैठ जाएगा, सकर्मक क्रिया है। विजय के बाद राज्य में ध्वजा फहरा रही है। अब क्रिया क्या है? फहरा रही है। और फहराने का काम कौन कर रही है? ध्वजा। तो ध्वजा क्या फहरा रही है? अकर्मक क्रिया है। ये मैं वही बता रहा हूं जो पिछली क्लास के अंदर जो आपको दिए थे मैंने वाक्य, वही वाक्य मैं आपको बता रहा हूं। तो ये इतने वाक्य थे। अब मैं जो है हाँ जी, एक सेकंड। हाँ जी, अब हम चलते हैं। देखिए, अब क्रिया के आधार पर, क्रिया के आधार पर, क्रिया के आधार पर क्या? क्रिया के भेद। क्रिया के निम्न आधार पर 3 भेद थे: कर्म के आधार पर, काल के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। हमने पढ़ा था कल, अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया का प्रभाव सीधे सीधे कर्ता पर पड़ता है। जैसे यहां हंसता है, हंसने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? राम पर पड़ रहा है। तो जब क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, तो वहां अकर्मक क्रिया होती है। लेकिन हम हमारा तरीका अप्लाई करेंगे, और हमारा तरीका अप्लाई क्या है दोस्तों? क्रिया क्या है? हंसता है, और हंसने का काम कौन कर रहा है? राम। बीच में लगा दो क्या? राम क्या हंसता है? उत्तर नहीं आया, अकर्मक क्रिया है। क्रिया क्या? चिल्लाती है, चिल्लाने का काम कौन कर रही है? सीता। सीता क्या चिल्लाती है? उत्तर नहीं आया, अकर्मक क्रिया है। रो रहा है, क्रिया क्या? रो रहा है। रोने का काम कौन कर रहा है? राजेश। राजेश क्या रो रहा है? उत्तर नहीं आएगा, अकर्मक क्रिया है। ठीक है, इन तीनों उदाहरणों में हंसना, रोना, चिल्लाने का प्रभाव करता राम, राजेश, सीता पर पड़ता है। अब ये किताबी लैंग्वेज है, ये सिर्फ किताबी लैंग्वेज है, बाकी जो समझाने वाला तरीका था वो मैंने समझा दिया। अब देखिए, अकर्मक क्रिया, एक खास बात यह होती है कि अकर्मक क्रिया के अंदर भेद कर्म होता ही नहीं है। तो यह बात तो क्लियर है। अब अकर्मक क्रिया के 3 भेद होते हैं। अकर्मक क्रिया के 3 भेद होते हैं, लेकिन कुछ किताबें जो है अकर्मक क्रिया के 2 भेद मानती है। एक मानती है पूर्ण अकर्मक, एक मानती है पूर्ण अकर्मक, और दूसरा मानती है अपूर्ण अकर्मक। अपूर्ण अकर्मक, कुछ किताबें 2 ही भेद मानती है, एक पूर्ण अकर्मक, एक अपूर्ण अकर्मक। जो पूर्ण अकर्मक है उसके फिर 2 भेद करती है, स्थित्यर्थक और गत्यर्थक। स्थित्यर्थक और गत्यर्थक। तो हमें उलझना नहीं है, हमें उलझना नहीं है। हम देखिए, सबसे पहले हम अकर्मक क्रिया के जो टोटल 3 भेद हैं उनको करते हैं। एक होता है स्थित्यर्थक, अवस्था बोधक, पूर्ण अकर्मक क्रिया। इसमें आपको यह पता चलेगा क्रिया स्थिर रहती है। क्रिया क्या रहती है? स्थिर रहती है, क्रिया हिलती डुलती नहीं है। जैसे ईश्वर है, अकर्मक क्रिया। क्रिया क्या है का काम कौन कर रहा है? ईश्वर। ईश्वर क्या है? उत्तर नहीं आएगा, अकर्मक क्रिया। श्याम सो रहा है, क्या सोने में वो हरकत कर रहा है क्या? क्या हाँ गुरुजी वो लाता मारा है, पग मारा है, तो वो उसकी निजी समस्या है, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। बाकी सोने में हलचल नहीं होती, अकर्मक क्रिया है। राजेश खड़ा है, अब खड़ा खड़ा कोई आदमी हलचल कर सकता है कि नहीं कर रहा है? क्या नहीं सर, वो खड़ा खड़ा ऐसे 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 हिल रहा है, तो वो उसकी निजी समस्या है। बाकी खड़ा होना, जैसे हमने लिख दिया सुरेश, सुरेश सड़क पर, सुरेश सड़क पर बैठा है,
तो यहाँ क्रिया क्या है, बैठा है, बैठने का काम कौन कर रहा है, सुरेश। सुरेश क्या बैठा है, उत्तर नहीं आएगा, उत्तर नहीं आएगा मतलब अकर्मक क्रिया है। और अकर्मक में भी पूछा जाए कौन सी क्रिया है, तो स्थित्यर्थक क्रिया है, यानी इसका एक नाम यूं सरल नाम दे दूं, स्थिति बोधक, स्थिति बोधक क्रिया है। यानी ये स्थिति को दर्शाता है कि कर्ता की जो स्थिति है वो कैसी है, क्या स्थिति है। तो ये होती है स्थित्यर्थक अकर्मक क्रिया। उसके बाद आती है दोस्तों गत्यर्थक। गत्यर्थक का नाम होता है गतिबोधक। क्या नाम होता है दोस्तों, गतिबोधक क्रिया का नाम होता है गतिबोधक। गतिबोधक क्रिया क्या होती है, गतिबोधक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें क्रिया कर्ता की गति का पता चलता है। जैसे देखिए दोस्तों, सोहन दिल्ली जा रहा है, क्रिया क्या, जा रहा है, जाने में गति हो रही है कि नहीं हो रही है, बिल्कुल हो रही है साहब। तो ये क्या है, गत्यर्थक अकर्मक क्रिया है। कुछ लोग ये जो दिल्ली जा रहा है, विद्यालय जा रहा है, इसको सकर्मक बताते हैं, वो गलत बताते हैं, झूठ बात है वो। सोहन दिल्ली जा रहा है, यहां जाने का प्रभाव दिल्ली पे थोड़ी पड़ रहा है, सोहन पर पड़ रहा है, क्योंकि सोहन ही जा रहा है। नदी बह रही है, क्या दोस्तों अकर्मक है, पहले ये तो चेक करते हैं। नदी बह रही है, क्रिया क्या, बह रही है, बहने का काम कौन करे, नदी। नदी क्या बह रही है, उत्तर नहीं है, अकर्मक है। अकर्मक में कौन सी है दोस्तों, तो बह रही है, बह रही है, बहने में गति हो रही है क्या, हाँ सर हो रही है गति, तो इसमें गत्यर्थक अकर्मक है। चिड़िया उड़ रही है, उड़ने में गति हो रही है नहीं हो रही है, हो रही है साहब। मैंने कहा पानी में मछलियां तैर रही है, पानी में मछलियां तैर रही है। हमने प्रश्न बना दिया पानी में क्या तैर रही है, मछलियां। लो साहब सकर्मक हो गई। अरे सकर्मक नहीं है, ये अकर्मक है, अकर्मक है, अकर्मक है, क्योंकि यहाँ क्रिया क्या है, तैर रही है, तैरने का काम कौन कर रही है, मछलियां। प्रश्न बनेगा मछलियां क्या तैर रही है, उत्तर नहीं आएगा, उत्तर नहीं आएगा तो कौन सी क्रिया है, अकर्मक है। और अकर्मक में भी कौन सी है, तैरने में गति हो रही है कि नहीं हो रही है, बिल्कुल हो रही है साहब, तैरने में गति हो रही है। इसका मतलब ये कैसी क्रिया है, ये गत्यर्थक क्रिया है। क्लियर बात है, समझ आ रहा होगा, उम्मीद करता हूं आपको समझ आना भी चाहिए। चलिए उसके बाद है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। यह समझने लायक चीज है। देखो अपूर्ण अकर्मक क्रिया में क्या होता है, वाक्य में कुछ ना कुछ कमी रहती है, बल्कि मैं इसको सरल तरीके से समझाऊं, यह ऐसे लिखना चाहिए। देखो इसमें इस प्रकार से वाक्य होता है, राम सुरेश निकला। अब जब आप इस वाक्य को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है ना कुछ कमी है वाक्य में। सुरेश निकला, क्या निकला सुरेश, ठीक है, तो सुरेश क्या निकला, वैसे ही मोहन निकला, क्या निकला भाई, सुरेश जो है वो चोर निकला, वो बेईमान निकला, या वो ईमानदार निकला, ठीक है, या वो चालाक निकला, या वो अच्छा निकला, या वो डॉक्टर निकला, एक्स वाई जेड वो कुछ भी निकल सकता है। अच्छा मुझे तो ये बता दो दोस्तों कि निकला कौन, मुझे तो ये बता दो दोस्तों कि निकला कौन। तो आप कहोगे सर सुरेश, आप क्या कहोगे, सुरेश। यहां पे चोर कौन निकला, मोहन। बेईमान कौन निकला, मोहन। होशियार कौन निकला, ठीक है। इसी तरह अगले वाक्य में आप देखेंगे, अगले वाक्य में कि ये स्वस्थ कौन है, राम स्वस्थ है। बुरा कौन है, राम बुरा है। अच्छा कौन है, राम अच्छा है। स्वस्थ कौन है, तो ये कौन है, राम। यानी कर्ता से संबंधित, ध्यान से पढ़े मेरी बात को, कुछ व्याकरण है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ता है। फिर समझ में कब आती है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब पता चलता है हमें समझ आई थी कि नहीं आई थी। जो सर ने जो बातें बताई थी वो सारगर्भित है, हमें समझ आती है कि नहीं आती है। तो यहां ये स्वस्थ राम है, बुरा राम है, अच्छा भी राम है, ईमानदार भी राम है कौन, राम। राम यानी वाक्य का कर्ता। यानी एक बात होती है दोस्तों, देखो नीचे मैंने लिख रखा है कि कर्ता का गुण अवगुण स्थिति एक साथ आए तो वहां पर सदैव अपूर्ण अकर्मक क्रिया होती है, यानी कर्ता की कोई विशेषता साथ में आएगी। दूसरा दोस्तों, जैसे इनमें लगभग क्रिया क्या होती है, थी या निकला, ये तीन ही क्रिया होती है लगभग। या तो मोहन निकला, राम है, सुरेश था, बस ज्यादातर ये तीन ही आती है, थी और निकला। कौन कौन सी है, थी और निकला, ये तीन ही क्रियाओं से वाक्य बनते हैं। जैसे राम स्वस्थ है, मोहन होशियार निकला, और विकास अच्छा था, विकास अच्छा था। तो यहां पर ये अच्छा किसके लिए आया, विकास के लिए आया। यानी कर्ता से संबंधित कोई गुण अवगुण स्थिति उसके साथ में जरूर जरूर
आएगी। इस बात को आपको पकड़ना है। बाकी मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा आपको, क्रिया कंप्लीट होने के साथ ही आपको एक टेस्ट सीरीज करवाऊंगा यहीं पर। देखो, जो हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज चलेगी वो अलग है। मैं आपको बता दूं, आप जिस भी सब्जेक्ट के हो, विज्ञान, गणित, इंग्लिश, हिंदी, सामाजिक की जो सब टेस्ट जो है वो उपलब्ध होंगी। क्लासेस, टेस्ट और नोट्स लेना चाहते हैं उसके लिए अलग है, और केवल 51 रुपए की टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कल या परसों में वो भी लॉन्च कर दी जाएगी। ठीक है, तो वो अलग चलेगी, लेकिन यहां पर भी कुछ एक्सरसाइज मैं करवाऊंगा तो उसे आपको ध्यान से देखना है। तो याद रखें कि अपूर्ण अकर्मक क्रिया में इसी तरह के होते हैं, जैसे जैसे मैंने कहा, विजय ईमानदार नागरिक है। अब मुझे बताओ, ये ईमानदार किसके लिए आया? विजय के लिए। ये नागरिक किसके लिए आया? विजय के लिए। तो ये जब किसी भी कर्ता के गुण अवगुण स्थिति साथ में आए तो वहां अपूर्ण अकर्मक क्रिया होती है। और इसकी पहचान मैंने आपको बता दी, है, थी या फिर निकला। क्लियर बात है, थी या फिर निकला। अब दोस्तों देखो, कुछ किताबों के अनुसार अकर्मक क्रिया के दो ही भेद हैं। पूर्ण अकर्मक जिसमें गतिबोधक आता है, राम चल रहा है ना। अपूर्ण अकर्मक दूसरा लिखा नहीं, दूसरा स्थिति बोधक मैंने आपको बता दिया था, यहां मिसप्रिंट हो गया है। दूसरा स्थिति बोधक है, एक गति बोधक है, स्थिति बोधक। और अपूर्ण अकर्मक क्रिया जो आएगी उसमें है राधे, मूर्ख, कामुक, नेता, बना, है ना। ये एक और आ गई, ये एक निकला के साथ में बना। एक दो चार, ये ज्यादा नहीं है, थी, निकला, ये परमानेंट है, और ये बना, राधे मूर्ख बना। अब देखो, राधे मूर्ख बना या कामुक बना या नेता बना, बना कौन? राधे। बना कौन? राधे। तो कर्ता से संबंधित कोई गुण अवगुण स्थिति साथ में आएगी तो वहां पर क्या होगा? अपूर्ण कर्मक क्रिया होगी। और कल की क्लास में मैं जब आऊंगा तो प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, तो आपको आ जाएगी क्रिया। घबराए नहीं, आपका काम है लाइक एंड शेयर करना। इसके अलावा एक सूचना और दे देता हूं, आज रात 10 बजे से सिहाग सर की क्लासेस वापस स्टार्ट हो रही है, और सिहाग सर की जो क्लास आएगी वो 11 बजे के बाद, आज वाली नहीं हटाई जाएगी, कल से जो क्लासेस आएंगी वो हटा ली जाएंगी। 10 बजे तक रहेगी, उसके बाद एक भी क्लास नहीं रहेगी। 10 से 11, सॉरी 11 बजे जो है वो क्लास हटा दी जाएगी। हाँ, मैं ये कह रहा था, तो 10 बजे सियाग सर की क्लास जरूर लें। और पहले हमने पॉलिटिकल शुरू करने का विचार किया। कुछ लोग बोले सर कभी आप ज्योग्राफी पढ़ाते हो, कभी इतिहास पढ़ाते हो, कभी आप भूगोल पढ़ाते हो, तो वो सिर्फ डेमो चल रहे थे ताकि आपको समझ आए कि सर तीनों सब्जेक्ट अच्छे पढ़ाते हैं। अब हम पहले पॉलिटिकल शुरू कर रहे हैं, फिर हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, इस तरह तीनों पार्ट लेंगे। ठीक है, तो आज वाली क्लास जरूर लीजिएगा। चलिए, अब हम पढ़ते हैं दोस्तों सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का फल कर्ता पर न होकर कर्म पर पड़ता है, सकर्मक क्रिया। राम ने बेर खाए, क्रिया क्या है? बेर। क्रिया क्या है? खाए। खाने का काम किसने किया? राम ने। बीच में लगा दो क्या, तो राम ने क्या खाए? उत्तर आया बेर। बेर आया, इसका मतलब यहां पे सकर्मक क्रिया है। यहां खाने का प्रभाव बेर पर है। राधा गाना गाती है, क्रिया क्या है? गाती है। गाने का काम कौन कर रही है? राधा। बीच में लगा दो क्या, तो राधा क्या गाती है? उत्तर आ गया गाना। तो यहां गाती क्रिया का प्रभाव गाने पर है, तो इसका मतलब यह सकर्मक क्रिया है। इसके 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं इसके? इसके 3 भेद होते हैं। पहला है एक कर्मक क्रिया, यानी हम सकर्मक क्रिया के जितने सिंपल वाक्य देखते हैं वो सारे एक कर्मक के होते हैं। इसमें एक ही कर्म होता है। जैसे कैलाश फल खाता है, क्रिया क्या है? खाता है। खाने का काम कौन कर रहा है? कैलाश। तो कैलाश क्या खाता है? फल। जो उत्तर में आता है वही मुख्य कर्म होता है। इस एक कर्मक क्रिया में सदैव एक ही कर्म रहता है। सुनीता ने गाना गाया, गाया क्रिया है। सुनीता ने क्या गाया? उत्तर आया गाना। तो ये सदैव एक कर्मक क्रिया के उदाहरण ही कहे जाते हैं। उसके बाद आती है दोस्तों द्विकर्मक क्रिया। क्या आती है? द्विकर्मक क्रिया। यहां कर्ता तो एक ही होता है, किंतु वाक्य में कर्म कितने होते हैं? 2 कर्म होते हैं। वाक्य में कर्म कितने होते हैं? 2 कर्म होते हैं। जो पहला कर्म होता है वो गौण कर्म होता है, उसमें संप्रदान कारक होता है, उसमें प्राणीवाचक नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसे अप्रत्यक्ष कर्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अप्रत्यक्ष कर्म भी कहा जाता है। जो दूसरा कर्म होता है वो मुख्य कर्म होता है, उसमें कर्म कारक होता है, उसमें अप्राणीवाचक होता है, और वही प्रत्यक्ष कर्म कहा जाता है। वही क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष कर्म जो है वो कहा जाता है। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो आपने देखा कि अब देखो मैंने 2 वाक्य लिख रखे हैं,
और इन दोनों वाक्यों को ध्यान से देखो आप। यहां वाक्य क्या लिखा है, राम ने उसे पेन दिया, राम ने उसे पेन दिया। सबसे पहले हम ये पता करते हैं इसमें सकर्मक है कि नहीं। क्रिया क्या दोस्तों, दिया। देने का काम किसने किया, राम ने। तो बीच में लगा लो क्या, तो राम ने क्या दिया तो उत्तर आया पेन। राम ने क्या दिया तो उत्तर आया पेन। तो जो उत्तर में निकल के आता है वही मुख्य कर्म होता है। जो उत्तर में निकल के आता है वही मुख्य कर्म होता है, और जो क्रिया के नजदीक होता है वही मुख्य कर्म होता है। तो जो मुख्य कर्म होता है उसमें, उसी में कर्म कारक होता है। उसी में क्या होता है, कर्म कारक होता है। मुख्य कर्म होता है ना, वही कर्म कारक होता है, और उसे अप्राणीवाचक कहते हैं। अप्राणीवाचक इसलिए कहते हैं क्योंकि क्रिया उसी पर संपन्न होती है, उसका कोई रोल नहीं होता, उस पर तो क्रिया संपन्न होती है। और इसे प्रत्यक्ष कर्म कहा जाता है, क्योंकि जहां कर्म कारक होता है वहीं पर क्या होता है, प्रत्यक्ष कर्म होता है, वहीं पर प्रत्यक्ष कर्म होता है। क्लियर है, आवाज सही आ रही होगी, है ना। ठीक है, अब देखिए इसमें गौण कर्म क्या है, ये रहा उसे गौण कर्म है। कैसे, देखो यहां राम ने, उसे की जगह मैं लिख दूं राम ने श्याम को पेन दिया, यानी उसे तो सर्वनाम आ गया तब, वरना यहां पे क्या था, श्याम को। तो ये को किसके साथ लगा है, को जिसके साथ लगा होता है वहां संप्रदान कारक होता है, वो गौण कर्म होता है। ये मुख्य कर्म है। तो देखो क्रिया के जो नजदीक है वो मुख्य कर्म होता है, कर्ता के जो नजदीक होता है वो गौण कर्म होता है। जो गौण कर्म होता है उसमें संप्रदान कारक होता है, गौण कर्म होता है उसमें संप्रदान कारक होता है। और यहां सदैव कोई ना कोई व्यक्ति होगा, इसीलिए इसको प्राणीवाचक कहा जाता है, इसीलिए इसको प्राणीवाचक कहा जाता है, और यह अप्रत्यक्ष कर्म होता है। देखो अगला, देखो क्रिया क्या है, राधा ने रोहित को पुस्तक दी। क्रिया क्या है, दी। देने का काम किसने किया, राधा ने। राधा ने क्या दी, उत्तर आया पुस्तक। तो जो उत्तर आया पुस्तक, यानी इसमें मुख्य कर्म है। इसमें क्या है, मुख्य कर्म। जो मुख्य कर्म होता है वहीं तो कर्म कारक होता है, मुख्य कर्म होता है वहीं कर्म कारक होता है। जहां कर्म कारक होता है वहीं अप्राणीवाचक होता है, वही क्या होता है, अप्राणीवाचक होता है। और अप्राणीवाचक के साथ में वही क्या होता है, प्रत्यक्ष कर्म होता है। क्या होता है, प्रत्यक्ष कर्म होता है। तो चाहे वो मुख्य कर्म पूछे, चाहे कर्म कारक पूछे, चाहे अप्राणीवाचक पूछे, चाहे प्रत्यक्ष कर्म पूछे, यहां सदैव जो उत्तर में आता है वही होता है। अब जिसके साथ को लगा होता है वो होता है गौण कर्म, वो होता है गौण कर्म। और गौण कर्म में हमेशा संप्रदान कारक होता है। क्यों होता है, क्योंकि संप्रदान की विभक्ति भी क्या होती है आप सब जानते हैं, संप्रदान में को के लिए होता है। तो जो गौण कर्म होता है वो संप्रदान कारक होता है, इसे प्राणीवाचक कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहां सदैव कोई ना कोई प्राणी ही काम में आएगा। और इसे अप्रत्यक्ष कर्म इसे अप्रत्यक्ष कर्म भी कहा जाता है। तो द्विकर्म क्रिया में कर्ता तो एक ही होता है, लेकिन कर्ता के अलावा कर्म जो हैं वो दो होते हैं। एक मुख्य कर्म होता है, एक गौण कर्म होता है। मुख्य कर्म वह होता है जो क्रिया के नजदीक है, गौण कर्म वह होता है जो मुख्य कर्म वह होता है जो क्रिया के नजदीक है, गौण कर्म वह होता है जो कर्ता के नजदीक है। क्लियर बात है। जैसे एक वाक्य और लिखते हैं, विकास ने सुरेश को गाय बेची। तो आप बताओ मुझे यहां मुख्य कर्म कौन सा है, पहले हम देखो क्रिया क्या है, बेची। बेचने का काम किसने किया, विकास ने। विकास ने क्या बेची, उत्तर आया गाय। तो जो उत्तर में आता है वही तो कर्म कारक होता है, और जो उत्तर में आता है वही तो मुख्य कर्म होता है। जो उत्तर में आता है कर्म कारक मुख्य कर्म होता है, ये क्रिया के नजदीक होता है। तो जो मुख्य कर्म होता है उसी में कर्म कारक होता है, उसी में अप्राणीवाचक कहा जाता है, और उसी को प्रत्यक्ष कर्म कहा जाता है, क्योंकि उत्तर में जो निकल के आता है वही प्रत्यक्ष कर्म होता है। और जो गौण कर्म होता है, जिसके साथ को लगा होता है वो गौण कर्म होता है, जिसके साथ को लगा होता है वो गौण कर्म होता है। गौण कर्म होता है वहीं पर संप्रदान कारक होता है, वहीं पर प्राणीवाचक होता है, और उसी को अप्रत्यक्ष कर्म भी कहा जाता है। तो ये दोस्तों होती है द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया में भी अभी आगे एक पेज जरूर आएगा कि कभी कभी द्विकर्मक क्रिया भी एक कर्मक हो जाती है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे अपूर्ण सकर्मक क्रिया। तो अपूर्ण अकर्मक और अपूर्ण सकर्मक में क्या अंतर है यह भी हम जानेंगे। लेकिन आज की क्लास का जो समय है वो हो चुका है।
35 से 40 मिनट से ज्यादा क्लास नहीं ले सकते, क्योंकि 15-20 मिनट के बाद आपकी 10 बजे जो सिहाग सर की क्लास है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। इस बार मैंने पूरा प्रयास किया है कि नियमितता बिल्कुल भी नहीं टूटे। अब आपको अगर निशुल्क डेली पढ़ना है, बढ़िया पढ़ना है, आगे टॉपिक तो अभी बाकी पड़े हैं, तो आप रेगुलर नियमित क्लास में आते रहें। जबरदस्त क्लासेस चलती रहेंगी, निशुल्क नियमित। अगर आप, एक वादा करके जाता हूं, अगर आप 500 स्टूडेंट के करीब शेयरिंग आपके हाथ में है, ज्यादा से ज्यादा 500 स्टूडेंट अगर लाइव आने स्टार्ट हो गए, तो मैं ये सारी क्लासेस जो है वो यूट्यूब से एक भी क्लास हटाऊंगा नहीं, हिंदी की, बाकी सर की बात नहीं करता, ठीक है, हिंदी की एक भी क्लास नहीं हटाऊंगा। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं सेकंड ग्रेड, ग्रेड थर्ड, स्कूल व्याख्याता, ग्राम सेवक, पटवारी, एसआई के लिए व्याकरण बिल्कुल निशुल्क, और करना चाहते हैं ढेर सारी एक्सरसाइज, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। आपको बेस्ट से बेस्ट क्लास मिलेगी और हर बार कुछ नया मिलेगा, क्योंकि आप आगे पढ़ते हो या ना पढ़ते हो, मैं आपको पढ़ाने के लिए कुछ नया अपडेट लाने का हमेशा प्रयास करता रहता हूं, और जो अपडेटेड है वही मार्केट में बना रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को शुभ रात्रि। और बाकी एक ही बात कहनी है कि नियमित रहें, और जिन्होंने अब तक वीडियो लाइक नहीं किया है वो वीडियो जरूर लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि। छोटी मोटी कमी रहे उसे इग्नोर करें, बहुत जल्द आपको क्रिया कंप्लीट होते होते उंगलियों पे क्रिया होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।